तो आज की टॉपिक जो है हमारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स यानी कि अकाउंटिंग सीखने के लिए हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे अकाउंट्स में जिसको समझना चाहिए कि भाई ये टर्म्स हैं क्या, इसका क्या मतलब होता है। तो जो टर्म्स तो बहुत सारे हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो टाइम टू टाइम यूज होगा, जैसे प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया कि भाई एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, कैपिटल क्या होता है। तो सबसे पहला टर्म है हमारे पास, दैट इज एंटिटी। वैसे एंटिटी के बारे में प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था। एंटिटी का मतलब ही है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है, यानी कि जो जिसमें फाइनेंशियल वर्क होता है, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे कोई गवर्नमेंट यूनिट हो, चाहे कोई वो नेचुरल पर्सन हो या कुछ भी हो। यानी कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा, यानी कि जिसमें पैसे का लेन देन होगा, फंड इन्वॉल्व होगा, चाहे वो ट्रेडिंग हो चाहे वो नॉन ट्रेडिंग हो। नॉन ट्रेडिंग का मतलब कि जैसे सोसाइटी हो गया, जैसे ट्रस्ट हो गया, मंदिर वगैरह हो गए। तो कुछ लोग ये हैं जो सोशल यानी कि समाज के भलाई के लिए काम करते हैं, लेकिन पैसा तो उसमें भी इन्वॉल्व होता है। तो चाहे वो ट्रेडिंग हो चाहे वो नॉन ट्रेडिंग हो, कोई भी चीज़ होगी उसे हम क्या कहेंगे, एंटिटी। यानी कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, चाहे वो प्रॉफिटेबल वाला हो चाहे वो नॉन प्रॉफिटेबल, हम क्या कहेंगे, एंटिटी कहेंगे। तो एंटिटी समझ में आ गया। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कैपिटल डिस्कस ही किया था। कैपिटल क्या होता है कि व्हेन ओनर इंट्रोड्यूस फंड इन कैश और इन काइंड इन कंपनी इज कैपिटल। मालिक कंपनी में जो भी पैसा इशू करेगा उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल कहेंगे। उसका दूसरा नाम यहाँ पे होता है ऑनर इक्विटी, यानी कि ऑनर के द्वारा लगाया गया पैसा, चाहे वो कैश में दे दे चाहे कोई वो गुड्स इन्वॉल्व कर दे, तो हम क्या कहेंगे, कैपिटल कहेंगे। थर्ड वन इज एसेट। एसेट भी डिस्कस किया था हम लोगों ने। रिकैप कर लेते हैं एसेट्स के बारे में। क्या कहा था कि एसेट्स वो रिसोर्स होते हैं जिसका सबसे पहला क्या होता है कि ओन्ड बाय द एंटिटी होती है, यानी कि ऑनर ने उसे परचेज कर लिया है। उसके बाद क्या होता है कि विच यूज इन बिजनेस विद प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट मोटिव के साथ बिजनेस में यूज किया जाता है। फिर वो चाहे शॉर्ट टर्म के लिए हो चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए हो, और उस एक रियलाइजेबल वैल्यू होती है, यानी कि अगर मैं मार्केट में सेल करने जाऊंगा तो वैल्यू होनी चाहिए। सब चीज़ों को फॉलो करता है उसे हम एसेट कहते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल के रूप में जैसे क्या कैश हो गया हमारे पास, डेटर्स हो गया, फर्नीचर हो गया, प्लांट्स हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये एसेट्स हो। अब एसेट्स भी टू टाइप्स के हैं। एक है हमारा फिक्स एसेट्स और एक है हमारा करंट एसेट। फिक्स एसेट्स आर दो जैसे विच आर परचेज फॉर द पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग द बिजनेस एंड नॉट फॉर रीसेल। सिंपल सी चीज है कि वो प्रोडक्ट जिसे हम रीसेल नहीं करते, बिजनेस के पर्पस के लिए हम उसे ऑपरेट करते हैं, लाइक फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया। और ये सब लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, मतलब छोटे समय के लिए नहीं होता, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। एग्जाम्पल जैसे दे क्या दे रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर। तो इसको कंपनी खुद यूज करती है। जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मान लो कुछ प्रोडक्ट बनाना है, तो उसका जो मशीन है वो मशीन रीसेल के नहीं है, उसे कंपनी खुद यूज करेगी। दो बेसिक चीज है, एक तो वो रीसेल नहीं करेगा, उसे खुद कंज्यूम करेगा कंपनी, और लॉन्ग टर्म के लिए होगा, उसे हम क्या कहते हैं, फिक्स एसेट्स। और करंट एसेट्स क्या होता है, करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स ऑफ बिजनेस व्हिच आर केप्ट फॉर शॉर्ट टर्म विद पर्पस टू कन्वर्ट देम इनटू कैश फॉर रीसेल। यानी कि हर वो चीज जिसे हम एक तो इजीली कैश में कन्वर्ट कर लें, और उसका पर्पस ही होता है अर्निंग, और वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। लाइक कैश। कैश क्या होता है, कैश जब हम कोई गुड्स बेचते हैं तो हमारे पास कैश मिलता है, कैश से हम कोई भी खर्चा कर सकते हैं। कैश शॉर्ट टर्म के लिए होता है, हम उसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा एग्जांपल ले लो, अभी वैसे आगे भी डिस्कस करेंगे। अगर हम क्रेडिट पे सेल करते हैं, यानी कि मैंने उधार में बेचा है, तो मुझे इन फ्यूचर क्या है कि वो पैसा रिसीव होगा, वो भी मेरे लिए क्या हो गया, करेंट एसेट्स हो गया। स्टॉक हो गया, यानी कि जो गुड्स हम बेचते हैं, जो मेरे पास अभी है, हमारे मतलब कंपनी में है, वो भी क्या है, इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है, यानी कि हम बेचेंगे तो कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरह के एसेट को क्या कहते हैं, करंट एसेट। और भी एसेट्स होते हैं लेकिन दो एसेट्स हमें पता होना चाहिए, एक है फिक्स एसेट्स और दूसरा क्या है, करंट एसेट्स। फिक्स एसेट क्या है कि एक तो रीसेल पर्पस के लिए नहीं होता और लॉन्ग टर्म यूज के लिए होता है। करंट एसेट क्या होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और उसका पर्पस ही होता है कि इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश हो या वो रीसेल हो जाए। तो ये हमारे एसेट्स के एग्जांपल हो गए। अब है लायबिलिटी। हम लोगों ने लायबिलिटी भी डिस्कस किया था कि लायबिलिटी क्या होती है, लाइबल टू पे मीन्स द अमाउंट विच द बिजनेस ओज टू आउटसाइडर, यानी कि हमने बाहर वालों से पैसा कलेक्ट किया है और हमें उसे वो
वापस करना है, उसे हम क्या कहते हैं? लायबिलिटी। लाइक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है लायबिलिटी का, लोन। जैसे हम लोन किसी से रिसीव करते हैं तो हमें क्या करना होता है? उसे बाद में पैसा वापस करना। उसी तरह से बिजनेस में एक मिलता है हमें बिजनेस ओवरड्राफ्ट, जिसे ओडी कहते हैं। तो ओवरड्राफ्ट बैंक क्या करता है कि कंपनी को उसके फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि अगर कंपनी अच्छा रन कर रही है और उसको पैसा चाहिए, तो वो ओडी के रूप में लोन देता है। लोन भी वही चीज़ है, ओडी भी वही। फ़र्क इतना क्या होता है कि ओडी में हमें एज़ पर रिक्वायरमेंट एक बैलेंस का लिमिटेशन दे देता है, लाइक क्रेडिट कार्ड, कि हमें जब ज़रूरत पड़ेगा मैं पैसा क्या करूँगा? उस ओडी लिमिट से ले लूँगा और बाद में फिर उसे इंटरेस्ट के साथ वापस कर दूँ। लेकिन लोन में क्या होता है कि वन टाइम में ही एक पूरा पैसा मिल जाता है, जिसे हमें वापस करना होता है, ईएमआई कहते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड है, तो हम क्या करते हैं? जब जो चीज़ खरीदना होता है हम खरीद लेते हैं और खरीदने के बाद क्या होता है कि हम उसकी पेमेंट कर देते हैं। उसकी एक लिमिट हो जाती है कि भाई 50,000 की लिमिट है, आपने क्या करना है 50,000 तक जो भी गुड्स है परचेज कर सकते हो। लेकिन जरूरी नहीं है कि पूरा 50,000 ही यूज कर ले। मान लो मुझे सिर्फ 5,000 खर्च करना है तो मैं क्या करूंगा? 5,000 ही यूज करूंगा और मुझे रीपेमेंट दोबारा क्या करनी पड़ेगी? 5,000 ही करना पड़ेगा। ओडी का कंसेप्ट इसी तरह का होता है। दूसरा बिल्स पेबल। बिल्स पेबल मतलब वही हो गया कि जिन पार्टी से हमने क्रेडिट में सामान लिया था, तो उधार में जो हम खरीद लेते हैं, तो हमें उनको वापस करना होता है। वो भी हमारे लिए क्या होती है? लायबिलिटी होती है। या फिर वही चीज़, कुछ एक्सपेंडिचर हो चुके हैं लेकिन मैंने पेमेंट नहीं किया। जैसे आपने क्या किया, आपने अपने स्टाफ को अपने पास रखा, अब उसे सैलरी पे करनी है, दैट इज़ अ लायबिलिटी। ये सब लायबिलिटी होती है। नेक्स्ट है एक्सपेंस। एक्सपेंस के बारे में भी हमने डिस्कस किया ही था प्रीवियस क्लास में। दोबारा करते हैं कि बिजनेस को रन करने के लिए जो भी काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बिजनेस ऑपरेशन। और इसकी एक कॉस्ट आती है, तो वो जो कॉस्ट होती है वो क्या कहलाती है? एक्सपेंसेस कहलाती है। एक्सपेंसेस इज द अमाउंट स्पेंट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एंड सेल द गुड्स और सर्विसेज विच प्रोड्यूस द रेवेन्यू। यानी कि जो हम बिजनेस में काम करते हैं, हमारा मोटिव क्या होता है कि मैं या तो कोई प्रोडक्ट बेचूंगा या कोई सर्विस बेचूंगा जिससे रेवेन्यू कलेक्ट हो। तो जो जो भी ऑपरेशन करेंगे उसकी जो कॉस्ट आएगी उसे हम क्या कहेंगे? एक्सपेंस कहेंगे। अच्छा, अब वी हैव टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, थोड़ा सा और भी होता है, लेकिन अभी हमें दो तरह के मेन डिस्कस करने हैं। वन इज डायरेक्ट एक्सपेंस, अनदर इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब इसको और वैसे समझो कि जैसे बिजनेस में क्या होता है, एक इनवर्ड होता है और एक आउटवर्ड होता है। यानी कि अगर मैं गुड्स को पहले खरीदूंगा, है ना, गुड्स को क्या करूंगा? परचेज करूंगा और फिर मैं क्या करूंगा? उसे बाहर सेल करूंगा, है ना। तो पहले गुड्स आएगा फिर बाहर जाएगा। तो गुड्स को लाने तक का जो भी एक्सपेंसेस होगा उसे हम सिंपली क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस। और गुड्स को बेचने के लिए जो भी एक्सपेंस करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या लिखा हुआ है? हाँ, इनडायरेक्ट। मतलब प्रोडक्ट, जैसे मान लो तुम अपने ही घर में कुछ सामान लाते हो, तो लाने तक का जो भी खर्चा है वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट। और फिर उसको वापस बाजार में सेल करने के लिए जो भी करेंगे वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट। लाइक अ वेरी सिंपल एग्जांपल, भाई एक फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में क्या होता है? प्रोडक्ट बनता है, तो प्रोडक्ट बनाने में जो भी खर्चा होगा वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट। अब जब, हाँ, अब जब प्रोडक्ट बन गया तो बनने के बाद क्या करते हैं? उसे तो शॉप पे लेके आते हैं और वहाँ फिर हाँ, ऑफिस के स्टाफ होते हैं, उनको सैलरी पे करते हैं। तो इस तरह के जो भी खर्चे हैं वो क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट, क्योंकि मैं बेचने के लिए खर्च कर रहा हूँ और पहले मैं क्या कर रहा था? बनाने के लिए या खरीदने के लिए खर्च कर रहा हूँ। क्लियर है? उसके बाद 8 है इनकम। ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था कि इनकम क्या होती है कि जो बिजनेस ऑपरेशन होता है उसके अगेन जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं वो हमारे लिए क्या हो जाती है? हमारी इनकम हो जाती है। नेक्स्ट है लॉस। वैसे प्रीवियस क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था कि लॉस और एक्सपेंस का नेचर सेम होता है, और एक्सपेंस लॉस जब भी इंक्रीज होता है तो उसे हम डेबिट करते हैं और एक्सपेंस या लॉस जब भी डिक्रीज होता है उसे हम क्रेडिट करते हैं। लेकिन थोड़ा सा कंसर्न अलग है। लॉस मीन्स द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ओवर द रेवेन्यू ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि एक फाइनेंशियल ड्यूरेशन में, अच्छा फाइनेंशियल ड्यूरेशन भी डिस्कस करते हैं। जैसे नॉर्मल जो हमारा ईयर होता है वो कब शुरू होता है? जनवरी से शुरू होता है और मार्च, सॉरी, दिसंबर में क्या होता है? क्लोज हो जाता है। लेकिन जो अकाउंटिंग पीरियड है जिसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और क्लोज होता है 31 मार्च को। तो पूरे अकाउंटिंग पीरियड में क्या बोला गया कि अगर हमारा जो एक्सपेंसेस है
अगर वो हमारे मतलब हमारे रेवेन्यू से ज़्यादा हो गया तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। छोटा सा एग्जांपल ले लो कि पूरे साल में मैंने पैसा कलेक्ट किया 1000 रुपीज़, ठीक, और मैंने जो प्रोडक्ट बनाया था उसमें मेरा एक्सपेंडिचर हो गया 1200। मेरा एक्सपेंस ज़्यादा है और प्रॉफिट कम है, तो इसका जो डिफरेंस होगा वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, 200 का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। वेरी सिंपल, मान लो तुम्हें कोई सामान बेचना है, तुमने 100 रुपये में खरीदा लेकिन बिक रहा है 80 रुपीज़ में, 70 रुपीज़ में, तो 30 रुपीज़ क्या है मेरे लिए, लॉस है। तो यानी कि अगर एक्सपेंडिचर इज मोर देन दी रेवेन्यू, वो क्या कहलाएगा, लॉस कहलाएगा। और अगर रेवेन्यू ज़्यादा और एक्सपेंस कम है तो क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा, इनकम कहलाएगा। लाइक यही मैं प्रोडक्ट 1000 का खरीद के लाता हूँ और मैं मार्केट में 1200 का सेल कर रहा हूँ, तो 200 का मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन 1000 का लाता हूँ और 800 में सेल कर रहा हूँ, 200 का क्या हो जाएगा, मेरा लॉस हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हमने डिस्कस किया ही था कि वो ट्रांजेक्शन जिसमें फंड हो, यानी कि जिसमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट होगी, उसे हम क्या कहेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इसको दूसरे वे में बोला गया है any exchange or dealing of goods or services for cash or on credit by one business entity with another business entity is called financial transaction। और हम अकाउंट किसका मेंटेन करते हैं, जितनी भी चीजें हम सीखेंगे वो किसके लिए सीखेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए ही सीखेंगे। यानी कि अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ मेंटेन होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है उसे हम अकाउंट नहीं कहते। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ या तुम पढ़ रहे हो, दिस इज ऑल्सो अ ट्रांजेक्शन बट दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। लेकिन आपने जब पेमेंट कर दी तो वो क्या बन गया, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो। मैं मार्केट में गया, मुझे कुछ मान लो एक सैंडविच परचेज करना है, तो मुझे परचेज करना है, वो मेरा इंटरेस्ट है, तो ये कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है। बट व्हेन वी मेक दी पेमेंट, मैं जाता हूँ, मैं पेमेंट करता हूँ, मैं वहाँ से एक सैंडविच कलेक्ट कर लेता हूँ, इट्स बिकम अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। क्लियर है। अब नेक्स्ट है सोर्स डॉक्यूमेंट, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वाउचर। अब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो होगा वो कैसे पता लगेगा, भाई मैं अपने मन से तो नहीं बोल दूंगा कि मैंने 1000 का सेल कर दिया, 1000 का परचेज कर दिया। यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसका एक डॉक्यूमेंट होगा। जैसे हमसे कोई बोलेगा कि अरे आपने 12th में पास कर लिया, उसका प्रूफ दिखाओ, तो हम क्या दिखाएंगे, मार्कशीट। उसी तरह से जब मैं कोई चीज़ परचेज करूंगा तो मुझे वहां से क्या मिलेगा, इनवॉइस, बिल। जब मैं किसी को बेचूंगा तो मैं क्या बना के दूंगा, बिल। यानी कि कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा वो तभी वैलिड माना जाएगा जब उसका सोर्स डॉक्यूमेंट होगा। अगर सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। आज की डेट में अगर हम अमेजन से कुछ परचेज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, बिल मिल जाता है। हम मार्केट में किसी मॉल में जाते हैं, वहाँ भी क्या मिल जाता है, बिल मिल जाता है। यानी कि हर ट्रांजेक्शन का एक प्रूफ होना चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट या वाउचर। सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर पे पूरी एक क्लास है अपनी, जिसमें समझना है अपने को कि किस जगह पे कौन सा वाउचर हम इस्तेमाल करते हैं। मैं थोड़ा सा तुम्हें एग्जांपल दिखा देता हूँ, लेकिन ये अभी आज टर्मिनोलॉजी डिस्कस करना है तो उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। दीज आर दी डॉक्यूमेंट्स। जैसे मैंने परचेज किया, सॉरी मैंने पेमेंट वाउचर। अब ये जब मैं किसी को पे करता हूँ तो अकाउंट्स में उसके लिए भी एक वाउचर बनता है ना। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि कौन सी कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है, एक्टेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, दिख रहा है। इस कंपनी ने क्या किया है, पे किया है एनटेक को, इसलिए क्या लिखा हुआ है, पेमेंट आउट। कितना पेमेंट किया है, 7860। उसका एक रिसिप्ट नंबर है, किस डेट को हुआ था, और जो अमाउंट है उसको हमने वर्ड में लिखा है ना। तो इस तरह से, और यहाँ पे होता है ऑथराइज सिग्नेटरी, जो वो साइन करता है अपना, तो ये प्रूफ करता है। तो इस तरह से सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। परचेज का अलग होता है, सेल का अलग होता है। अब जैसे ये चेक है, ये सब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी पहले डिस्कस करते हैं, एक सेकंड। तो सोर्स डॉक्यूमेंट डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट इज जर्नल एंट्री। मेरे ख्याल से जर्नल एंट्री हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा ही था कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को फर्स्ट टाइम जो रिकॉर्ड करते हैं वो पहला स्टेप क्या होता है, जर्नल एंट्री होता है, जिसमें एक जगह डेबिट करना होता है और एक जगह क्रेडिट करना होता है। नेक्स्ट है गुड्स। गुड्स क्या है, गुड्स मीन all merchandise commodities which are purchased and sold by the entities due course of the business। यानी कि हर वो चीज जिसको खरीद के वो बेचता है,
खुद कंज्यूम नहीं करता, उसे हम क्या बोलेंगे? गुड्स बोलेंगे। अच्छा, जब यही गुड्स हम खरीद लेते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? स्टॉक, या इसे कहते हैं इन्वेंट्री। दोनों चीजें एक ही जैसी ही है। बस समझना ये है कि कोई बोल रहा है गुड्स, गुड्स का मतलब है कि थिंग्स फॉर विच बिजनेस मेक अ डील, यानी कि बिजनेस वो काम ही कर रहा है। अब जैसे मान लो कोई क्या बोल सकते हैं कि अगर मान लो कोई चाय की दुकान है तो वो चाय ही बेचेगी। अगर कोई रेस्टोरेंट है तो वो फूड सेल करेगी। अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, यानी कि अगर कोई मतलब स्टेशनरी की शॉप है तो वो स्टेशनरी सेल करेगा। तो जिस जिस एक तो बैकग्राउंड में आवाज आ रही है तुम्हारी, खैर जिस अच्छा, तो जिस गुड्स को हम बिजनेस में डील करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? गुड्स बोलेंगे। और जब हम उसे परचेज कर लेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्टॉक बोलेंगे या इन्वेंट्री बोलेंगे। ठीक है। और स्टॉक भी दो तरह का होता है, वन इज ओपनिंग स्टॉक एंड अनदर इज क्लोजिंग स्टॉक। इसको ऐसे थोड़ा समझो कि मैंने परचेज किया 1000 का, ठीक है। अब इस 1000 में से 800 का गुड्स मैंने सोल्ड कर दिया 1500 में। मतलब खरीदा तो 800 में ही था, लेकिन सेल वैल्यू कितनी की हो गई? 1500 की। तो मेरे पास अब स्टॉक कितना बच गया? मैंने 200 बच गया। तो फाइनेंशियल ईयर के एंड में, यानी कि जो 31 मार्च मैंने कहा था जहां पे अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं, तो हर साल यानी कि हर फाइनेंशियल के एंड में जो स्टॉक मेरे पास बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। और वही क्लोजिंग स्टॉक अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए हो जाता है ओपनिंग स्टॉक। यानी कि प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो अगले साल के लिए क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। यानी कि ये 200 जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। और फिर मैं परचेज करता रहूंगा, सेल करता रहूंगा, जो अकाउंटिंग ईयर के एंड में बचेगा वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर? नेक्स्ट है परचेज। ये भी हमने थोड़ा डिस्कस किया था कि हमें ये याद रखना है कि जिस गुड्स को हम डील करते हैं, यानी कि जिस गुड्स को हम लाते ही हैं सेल करने के लिए, यानी कि उस गुड्स को जब मैं परचेज करूंगा तो मैं क्या वर्ड यूज करूंगा? परचेज। मीन्स द टर्म परचेज रेफर टू इन्वेंट्री स्टॉक परचेज बाय द बिजनेस कंसर्न। बिजनेस कंसर्न का मतलब उसे लाके मुझे बेचना है, मुझे अपने पास खुद ही कंज्यूम नहीं करना है। जैसे अगर समोसे की दुकान वाला है तो वो समोसा बना के बेचता है, खुद ही नहीं खाता। अगर खुद कंज्यूम करने लग जाएगा तो वो उसका स्टॉक नहीं रहेगा, ठीक है ना। लेकिन हम क्या करते हैं कि उसे खरीद करके खाते हैं। तो हर वो गुड्स जिसे लाते ही हैं रीसेल के लिए, दैट्स बिकम परचेज। वो क्या हो जाएगा मेरे लिए? परचेज हो जाएगा। नेक्स्ट, अब वही गुड्स जिसे हमने परचेज किया, अगर उसमें कुछ डिफेक्ट है या किसी भी रीजन से हम उसे वापस करेंगे तो क्या बोलेंगे? परचेज रिटर्न। रिटर्न। जैसे मान लो मैंने 100 पीस खरीदा लेकिन उसमें से कुछ डैमेज हो गया तो मैं क्या करूंगा? उसे वापस कर दूंगा। तो दैट्स बिकम परचेज रिटर्न। नेक्स्ट है डेबिट नोट। अब डेबिट नोट का मतलब क्या है? अगर किसी पार्टी को मैं किसी भी रीजन से उसके अकाउंट्स को डेबिट कर रहा हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल समझो तो ज़्यादा क्लियर होगा। अभी हमने डिस्कस किया था कि मान लो मैं किसी से 500 का गुड्स परचेज करता हूँ, उसका नाम राम है। तो अभी जर्नल एंट्री जो हमने प्रीवियस क्लास में सीखा उसमें क्या होगा? एक तो परचेज अकाउंट होगा और दूसरा क्या हो जाएगा? राम, जिससे मैं क्रेडिट पे खरीदता हूँ। ये डेबिट होगा और ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा 1000 से। ये परचेज की एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे राम क्या हो रहा है? राम क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैं इससे क्रेडिट पे मतलब इस क्रेडिट हो रहा है। अब क्या हुआ कि इसमें 50 रुपीज का गुड्स जो है वो डिफेक्टिव था। तो अब मैं क्या करूंगा? राम को वापस करूंगा, ठीक है। जब मैं राम को रिटर्न करूंगा तो अब राम मेरे लिए क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कितने से? 50 रुपीज से। क्योंकि अब मुझे उसे 1000 नहीं देना, अब मुझे सिर्फ उसे कितना पे करना है? 950। क्योंकि मैंने 50 रुपए का सामान वापस कर दिया। तुम ही मान लो कोई सामान खरीद के लाते हो 1000 रुपए का और उसमें 50 रुपीज का तुम्हें वापस करना है, तो अब तुम्हें कितना पे करना है? उसे 950। तो अब मैंने राम को क्या किया है? डेबिट किया है ना। तो जब भी किसी के अकाउंट को डेबिट करते हैं और उसकी जो एक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, वही जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे सोर्स डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? डेबिट नोट। क्या बोलते हैं? डेबिट नोट। यानी कि क्या है लिखा हुआ है? अ डेबिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द वेंडर और कस्टमर टू इन्फॉर्म वेंडर और कस्टमर। वेंडर का मतलब जिनसे हम खरीदते हैं,
कस्टमर का मतलब जिनको बेचते हैं, सेल करते हैं। दैट द अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विद द अमाउंट मेंशन एंड फॉर द रीजन, किस रीजन से? जैसे मैंने यहाँ राम को डेबिट किया, क्या रीजन है? कि मैं परचेज रिटर्न कर रहा हूँ, गुड्स वापस कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो किसी भी रीजन से जब मैं किसी को भी डेबिट करूंगा और उसके लिए जो एक डॉक्यूमेंट बनेगा, दैट डॉक्यूमेंट बिकम डेबिट नोट। क्लियर है? नेक्स्ट इज सेल। सेल क्या होता है? वेरी सिंपल, कि जिस गुड्स को हम लाते ही हैं बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आउटवर्ड, यानी कि हम क्या करते हैं, उसे बाहर भेज देते हैं प्रॉफिट मोटिव से, तो वो क्या बन जाता है? सेल हो जाता है। इट्स रिप्रेजेंट टू द टोटल अमाउंट विच द इन्वेंट्री और स्टॉक आर सोल्ड और सर्विसेज आर रेंडर्ड। सेल्स में भी कैश और ऑन क्रेडिट, यानी कि हम कैश में भी बेच देते हैं या हम क्या करते हैं बिजनेस में क्रेडिट में भी बेच देते हैं। अच्छा, मान लो हमने भी गुड्स बेचा, जैसे मैंने परचेज किया था, उसमें डिफेक्ट हुआ तो मैंने वापस कर दिया, वो क्या बन गया? परचेज रिटर्न। वैसे ही सेल मैंने किया अपने कस्टमर को, उसने कुछ गुड्स वापस कर दिया तो वो क्या बन जाएगा? सेल रिटर्न। अच्छा, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट होगा, उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलेंगे? क्रेडिट नोट। और इजीली समझना है तो दोबारा से वही समझो जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कि जब मैं किसी को सेल करता हूं तो सेल करने के टाइम पे क्या होता है? डेबिट हो जाता है कस्टमर, मान लो 1500 से, और सेल मेरी इनकम है, सेल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पे कस्टमर क्या है? फिलहाल डेबिट है। अब जब ये मुझे वापस करेगा तो ये क्या हो जाएगा? फिर कितने अमाउंट से वापस करेगा वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट, है ना। क्योंकि ये मुझे वापस कर रहा है तो इसके अकाउंट को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। मान लो 200 का इसने वापस कर, तो अब यहाँ पे इसके लिए जो डॉक्यूमेंट बनाऊंगा वो डॉक्यूमेंट क्या कहलाएगा? वो डॉक्यूमेंट कहलाएगा क्रेडिट नोट। ठीक। नेक्स्ट है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या है? अमाउंट जनरेटेड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज और एनी अदर यूजेस ऑफ कैपिटल और एसेट्स ऑफ फर्म बिफोर एनी कॉस्ट और एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड, दैट इज रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल सेल, कमीशन, अर्न, इंटरेस्ट अर्न। इजीली समझो, जैसे मैंने गुड्स को बेचा, उसकी एक वैल्यू होगी। मान लो मैंने 1000 का बेचा, मेरा रेवेन्यू क्या हो गया? 1000 हो गया। मीन्स वाट एवर द कलेक्शन अमाउंट गेट अगेंस्ट द सेल और सर्विसेज इज रेवेन्यू। मान लो इसमें से कुछ खर्चा हो गया 100, मान लो, अब मेरा रेवेन्यू क्या हो जाएगा? 900। तो यानी कि जो भी मैं अर्न करूंगा वो मेरा रेवेन्यू होगा। बस ये ध्यान रखना है कि अगर उसमें से कुछ एक्सपेंस हो गया तो वो लेस हो जाए और जो बैलेंस बचेगा वो मेरा रेवेन्यू होगा। क्लियर? नेक्स्ट है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है? जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कैपिटल। कैपिटल के बारे में क्या सीखा था? कि वॉट एवर ऑनर इंट्रोड्यूस इन बिजनेस इज कैपिटल। जो पैसा वो लगाएगा उसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल कहेंगे। और जब व्हेन ऑनर विड्रॉल फंड फ्रॉम द कंपनी, जब पैसा कंपनी से विड्रॉल करने लग जाता है, निकाल लेता है बाहर, उसे हम क्या कहते हैं? ड्राइंग्स कहते हैं। ड्राइंग हो जाता है वो। जब बिजनेस में लगाएगा तो वो क्या कहलाएगा? कैपिटल। और जब वो विड्रॉल करेगा तो क्या कहलाएगा? ड्राइंग्स। यानी कि ये ड्राइंग्स है कैपिटल का ही पार्ट, बस फर्क है कि कैपिटल में प्लस होता है और ड्राइंग्स में क्या हो जाएगा? वो माइनस हो जाएगा। हाँ, यानी कि जैसे मैंने कोई बिजनेस शुरू किया, मैंने 1 लाख रुपए लगा दिया, दैट बिकम कैपिटल। अब मेरा प्रॉफिट चल रहा है तो मैंने क्या किया? उसमें से 1000 विड्रॉल कर लिया, पैसा निकाल लिया अपने पर्सनल पर्पज के लिए, तो वो क्या कहलाएगा? ड्राइंग्स। बाकी नेचर सेम ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज डेटर। नेक्स्ट इज डेटर। हु इज डेटर? व्हेन वी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू आवर कस्टमर, देन कस्टमर बिकम डेटर। जब हम किसी को उधार में बेचते हैं तो हमें उससे पैसा लेना होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेटर बोलते हैं। मीन्स जब हम क्रेडिट पे सेल करते हैं, मेरा कस्टमर क्या बन जाएगा? डेटर। और इसका नेचर होता है एसेट्स, क्योंकि उससे हमें पैसा मिलने वाला है। नेक्स्ट इज क्रेडिटर। हु इज क्रेडिटर? व्हेन वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम वेंडर, देन वेंडर बिकम क्रेडिटर। जब मैं उधार में खरीदूंगा ऑन क्रेडिट तो जो मेरा वेंडर होगा वो क्या कहलाएगा? क्रेडिटर कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस। अभी हमने डिस्कस किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या है? अगर हमारा जो कलेक्शन है उससे ज्यादा एक्सपेंस है तो लॉस हो जाएगा, और अगर हमारा कलेक्शन ज्यादा है और एक्सपेंस कम है तो क्या कहलाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है अकाउंट। अब अकाउंट यानी कि जनरल एंट्री हमने क्या कहा कि भाई जनरली जो भी हेड ओपन करते हैं, जैसे सेल, परचेज, रिसिप्ट, या अभी क्या बोल रहा था, एसेट्स, लायबिलिटी, दीज ऑल आर अकाउंट्स।
तो यानी कि बिजनेस में हम जितने भी हेड्स ओपन करेंगे उन सबको क्या बोलेंगे? अकाउंट्स बोलेंगे। जैसे सैलरी है, हाँ, तो सैलरी को क्या बोलेंगे? सैलरी अकाउंट। जैसे डेटर है तो डेटर अकाउंट। यानी कि बिजनेस में जितने भी हेड ओपन होंगे उसे हमें अकाउंट्स बोलना है। जैसे हम पढ़ते हैं तो मेरा सब्जेक्ट होता है हिंदी, मैथ, साइंस, इंग्लिश, दीज ऑल आर सब्जेक्ट। उसी तरह से अकाउंट्स में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उसका क्या होता है? अकाउंट्स होता है। उनका अकाउंट्स ओपन किया है, अकाउंट्स के नाम से इंडिकेट किया जाता है। उसे हम ऐसे नहीं बोल सकते सैलरी, हमें उसे क्या बोलना है? सैलरी अकाउंट। जैसे राम है तो राम अकाउंट, कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट हम सब नॉर्मली जानते हैं कि हम जब मार्केट में जाते हैं 500 का गुड्स मिल रहा है, अब वो कह रहा है कि जी 100 का आपका डिस्काउंट है, वो 400 में। यानी कि जब कॉस्ट में रिडक्शन देता है हमारा, अगर हम कस्टमर को देते हैं तो डिस्काउंट, हमें मिलता है तो डिस्काउंट। फर्क है कि जब मैं कस्टमर को दूंगा तो दैट डिस्काउंट इज अ एक्सपेंस फॉर मी, कि मान लो 500 मिलने वाला था अब 400 ही मिलेगा। बट व्हेन वी गेट द डिस्काउंट इट बिकम इनकम फॉर मी। मान लो जो चीज मैं 500 में खरीदने वाला था अब मैं 400 में खरीद। तो सेल को प्रमोट करने के लिए ये डिस्काउंट का कंसेप्ट चलता है। अब डिस्काउंट होते हैं दो तरह के, बस फिनिश होने वाला 4-5 टॉपिक, थोड़ा क्लास आज ही ये लंबी हो। एक है ट्रेड डिस्काउंट और एक है कैश डिस्काउंट। इसका क्या मतलब है? लेट तुम एक एग्जांपल लो, मान लो तुम कुछ बिजनेस में अपना सामान बेच रहे हो, ठीक है, उसकी कॉस्ट है 1000। अब तुम्हारा कोई रिलेटिव आया, अब तुमने बोला नहीं जी आप 1000 आप 50 रुपए में ले जाओ, और कोई बाहर वाला आया, तुमने कहा नहीं इसमें 50 का डिस्काउंट है, 950 में मिलेगा। तुम तो ये बोल सकते हो ना कि तुम ऑनर हो, किसी को 50 में दे दो, किसी को 950 में दे दो, कुछ कर सकते हो। लेकिन बिजनेस में अगर ऐसे कोई कुछ करेगा तो कंट्रोल कैसे होगा? अकाउंटिंग कैसे होगी? तो गवर्नमेंट ने एक रूल बताया कि अगर आपको डिस्काउंट देना है तो वो सबके लिए सेम होगा। भाई बोर्ड लगा दिया जाएगा कि 100 रुपीज का डिस्काउंट है, वो सबके लिए अप्लीकेबल है, उसमें कोई रिलेशन और रिलेशन की बात ही नहीं। तो उस तरह का जो डिस्काउंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। और ये अकाउंट्स का पार्ट नहीं होता, याद रखना। यानी कि इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होती। इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स। क्यों? जैसे मान लो 1000 का गुड्स था और इस पे 100 रुपीज का डिस्काउंट है, तो मुझे सिर्फ 900 को रिकॉर्ड करना है, मुझे 1000 और 100 को रिकॉर्ड नहीं करना है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू क्या है? 900 है। ठीक है। और कैश डिस्काउंट क्या होता है कि ये पेमेंट के टाइम पे मिलता है। लेट कोई पे कर रहा है तो हम बोल देते हैं 50 रुपीज का डिस्काउंट है, 10 रुपीज का डिस्काउंट। तो इसकी अकाउंटिंग होती है जो ऑन द स्पॉट है, क्योंकि मान लो किसी को कोई पेमेंट नहीं कर रहा बहुत दिनों से, अब वो कह रहा है कि भाई मैं इतने रुपए का मुझे डिस्काउंट दे दो, मैं पे कर दूंगा, और वैसे में एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसका रिकॉर्ड होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट का हम रिकॉर्ड नहीं रखेंगे, कैश डिस्काउंट का रिकॉर्ड रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है लेजर। तो जर्नल के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है? लेजर। लेजर में क्या होता है कि हर अकाउंट की सेपरेट रिकॉर्ड होती है, क्योंकि जर्नल में हमने डिस्कस किया था कि हर रिकॉर्ड को हम क्या करते हैं? मिक्स रिकॉर्ड कर देते हैं, लाइक रफ रजिस्टर एंड पेयर रजिस्टर, जो कि आगे क्लास में सीखेंगे। तो जर्नल के बाद हर अकाउंट को सेपरेटली अकाउंट में मेंटेन करते हैं, दैट अकाउंट बिकम लेजर। तब हम इसे क्या बोलते हैं? लेजर बोलते हैं। नेक्स्ट इज ऑनर प्रोप्राइटर पार्टनर। यानी कि इंडिया में बिजनेस करने के लिए क्या होता है? जो कंपनी ऑपरेट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑनर। अगर वो सिंगल है तो क्या बोला जाएगा? प्रोप्राइटर। अगर दो लोग साथ में मिलके बोल कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? पार्टनर। दो नहीं, यानी दो से ज्यादा, मोर देन वन, तो हम क्या बोलेंगे? पार्टनर। ये सब चूंकि वर्ड आएगा तो ये अपने को ध्यान रखना है कि भाई ये क्या चीज है। अब देखो ये 2-3 पॉइंट तुम्हारे समझ में अगर ना भी आए तो चलेगा, लेकिन ये वर्ड जब तुम अगर अकाउंट्स पढ़ोगे कभी भी कहीं भी तो ये वर्ड आएगा, तो ये बस ये वर्ड समझना है ये क्या है। इसमें पहला वर्ड है एएपी, जिसे हम क्या बोलते हैं? गैप। इसका फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। यानी अकाउंट्स को जो हम फॉलो करते हैं उसके रूल्स होते हैं, है ना। जैसे आपको पता है कि रेड लाइट पे क्या होता है? गाड़ी रुक जाती है, ग्रीन लाइट पे गाड़ी चली जाती है, ये एक रूल है ना। उसी तरह से अकाउंट्स को फॉलो करने के लिए रूल बना, तो उसमें से एक रूल है जिसे हम क्या बोलते हैं? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, दैट इज कॉल्ड गैप। और ये इंडिया के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, ये कहाँ के लिए एप्लीकेबल होता है? यूनाइटेड स्टेट यानी कि यूएसए, अमेरिका के लिए अप्लाई होता है ये। आज भी अमेरिका गैप को फॉलो करता है। तो हर कंट्री ने अपने हिसाब से लॉ बनाया, चूंकि यूएसए वर्ल्ड पावर है, तो उसने एक एक प्रिंसिपल बनाया और उसकी प्लानिंग थी कि
कि हर आदमी जो इंटरनेशनल बिजनेस करता है, यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे, तो उसको एक लॉ फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड गैप। लेकिन अब ये कन्वर्ट होके बन गया है आईएफआरएस, जो तुम्हें दिख रहा होगा नीचे लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग स्टैंडर्ड। यानी कि हर वो बिजनेसमैन जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बिजनेस करेगा, उसके कुछ रूल्स हैं। अब ये तो पूरी एक किताब है, लेकिन हमें ये समझ में रहना चाहिए कि हम जब इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं और एक लिमिट से ज्यादा जब हमारा टर्नओवर क्रॉस होता है, तो वी हैव टू फॉलो द रूल्स। को क्या बोलते हैं? आईएफआरएस। ठीक है। एंड द सेकेंड लास्ट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये हमारे इंडिया में फॉलो होता है, जिसको एएस बोलते हैं। जैसे अभी हम जो सीख रहे हैं जर्नल, लेजर, ट्रायल, ये जो पूरी अकाउंटिंग सीखेंगे, तो जो रूल बना, वो रूल किसके अंडर बना? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग टू। और इंडिया में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनता है, उसका पावर मिला है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो सीए इंस्टीट्यूट होती है, जहां से सीए बनते हैं। तो सिर्फ सीए बनाना उनका काम नहीं है, उसके साथ उसका क्या काम है? अकाउंट्स के रूल बनाना। उस रूल को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जैसे सुना होगा जीएसटी पहले नहीं था, 2017 में आया। तो जब जीएसटी आया तो उसके भी रूल बने अकाउंट्स के। वो किसने बनाया? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंट। तो जैसे भी रूल्स बदलेंगे, उसके हिसाब से कैसे अकाउंट मेंटेन करना है, वो पावर किसके पास है? आईसीएआई के पास, इंस्टीट्यूट चार्टर अकाउंट इंडिया के पास। और जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी चैप्टर है, वो सब क्या कहलाएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है। एक छोटा सा वर्ड और रह गया था, पेटी कैश। अब जैसे हम सब भी करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास एक 500 का नोट है, ठीक है। अब मैं इसमें से क्या बोलता हूँ कि यार 100 का चेंज करा लो। मार्केट में कुछ छोटा मोटा जो भी काम होगा, नेट सही, ठीक है। या जैसे छोटे मोटे दुकानदार के पास तुमने देखा होगा कि 500 या 100 का नोट्स अलग रखता है और कॉइन अलग रखता है ना, काउंटर बना के रखते हैं। तो यानी कि जब बड़े कैश को छोटे कैश में कन्वर्ट करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पेटी कैश। और वो छोटे छोटे काम के लिए यूज किया जाता है। जैसे अभी 2000 का नोट तो बंद हो गया मान लो, लेकिन मान लो तुम्हें 2000 रुपया मिला, उसमें से बोला गया कि यार 500 का चेंज रख लो, कन्वेंस के लिए, आने जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो दैट 500 इज व्हाट? दैट 500 इज पेटी कैश। वो होता कैश ही है, लेकिन लिखा हुआ ना, पेटी कैश इज यूज फॉर डेली एंड स्मॉल एक्सपेंडिचर। ठीक है ना। तो ये कुछ टर्म्स थे जो हमें आज डिस्कस करने थे। अब ये टर्म्स आगे काम, जब हम क्लास और चीज़ें पढ़ेंगे तो ये टर्म्स आएगा, तो मुझे मतलब अपने को इतना ये पता होना चाहिए, अच्छा ये चीज़ें हैं, इससे ये समझ में आएगा इजीली वे में। ठीक है। तो अब एक दिन पढ़ना है और फिर एक दिन उस प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। तो ये प्रैक्टिस कंटिन्यू करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम चीज़ों को इजीली समझेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच।